हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 3 जुलाई के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, एक इम्पोर्टेंट बात है, ईपीएफओ एग्जामिनेशन के लिए रेगुलर बेसिस पर मेरे को मेल्स आते हैं कि करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करें ईपीएफओ एग्जामिनेशन। सो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ईपीएफओ का एग्जामिनेशन है वो ना तो एसएससी जैसा है, ना ही बैंक जैसा है, और ना ही स्टेट पीसीएस जैसा है, और ना ही ये यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जैसा है। इसका पैटर्न काफी डिफरेंट है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसमें जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो हैं कंप्यूटर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड फ्रीडम स्ट्रगल एंड जीएपी दैट इज जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉज। सो ये 3 इसके मेजर कंपोनेंट, और 4th है इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो करंट अफेयर्स की बात करें तो एज सच करंट अफेयर्स का डायरेक्ट वेटेज उतना नहीं है। अगेन ये पास्ट पैटर्न के बेसिस पर मैं बात बोल रहा हूं कि जो प्योर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो हार्डली 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में लास्ट 1 ईयर में क्या क्या सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुई हैं, किसी भी शो से कवर करिए, बट मेजर इवेंट्स को कवर करिए। सिमिलरली इकोनॉमी में क्या क्या मेजर इवेंट्स हुई हैं। फॉर एग्जांपल एक पीआईडीएफ सेटअप करने की बात हुई है, सो इसका कॉर्पस क्या है, कौन इसको सेटअप करने वाला है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। ऐसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या रीसेंट इनिशिएटिव्स हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी क्योंकि कोविड का इश्यू है तो क्वेश्चन पूछ सकता है, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे बैक्टीरिया और वायरस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिमिलरली कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर्स से रिलेटेड जो रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, या फिर इंडिया का जो सुपर कंप्यूटिंग मिशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स में। ऐसे ही इंडस्ट्रियल रिलेशंस में जो भी रीसेंट अपडेट हुए हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करने के लिए लेबर मिनिस्ट्री ने रीसेंट अनाउंसमेंट की है। उसके अलावा जो नए लेबर कोड्स हैं उनको आपको कवर करना है। ऐसे ही सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, उनको आपको कवर करना है करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी। सो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा इस एग्जाम के लिए। इस सेक्शन में तो हालांकि करंट अफेयर्स का रोल है नहीं, लेकिन ये एक स्कोरिंग एरिया है। सो मेक श्योर कि आप अपने करंट अफेयर्स के सोर्सेस हैं वो बिल्कुल लिमिटेड रखें, क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट टू आउटपुट रेशियो है वो बहुत कम होगा। सो बेटर होगा कि आप अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ये स्टैटिक पार्ट है, इसका भी जो कोर पार्ट है उसको अच्छे से रिवाइज करें, उसको अच्छे से कवर करें। एक और बात जो कि सभी एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है वो है कंटेंट हंटर। तो प्लीज अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज एक कंटेंट हंटर मत बनिए। कंटेंट हंटर का मतलब क्या है, मान लीजिए आज की वीडियो में 40 चीज करवा दी, वो 40 आपने कवर भी नहीं किए, लेकिन उससे पहले आपने कमेंट कर दिया कि बाकी 2 क्यों नहीं कवर करवाई, ये और कवर करवाई है। इट डजंट मैटर कि आपने 40 कवर किए हैं या नहीं किए हैं, आप इन 2 के पीछे भागोगे, फिर किसी एक और नई वीडियो में आपको एक और नई चीज पता चली, तो इसको कवर करने के लिए आप ये सब छोड़ दिया, एक नए शोज की तरफ फॉलो करने लगे। इससे होगा क्या, इससे आपको एक फॉल्स सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि आप मल्टीपल सोर्सेज कवर कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आई एश्योर यू, इतना गारंटी है कि आपको रिकॉल नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन है उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, और एग्जाम के लास्ट के वीक में आपको सब करंट अफेयर्स रिवाइज करने पड़ेंगे अगर आपको प्रॉपर रिकॉल करना है। तो सब रिवाइज कैसे होंगे, जब आपके नोट्स हैं वो कंसाइज होंगे और लिमिटेड नोट्स होंगे। अब जिस तरीके से पीडीएफ का एक जो नया कॉन्सेप्ट है वो चल रहा है, तो मान लीजिए वर्स्ट केस में आपके पास 50 से 60 पेज का तो पीडीएफ होगा हर महीने के लिए, और अगर आपको 1 साल का करंट अफेयर्स करना है तो मिनिमम 700 से 800 पेजेस के करंट अफेयर्स हो गए। अब इज इट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप इस करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सको, स्पेशली जो फैक्ट रिलेटेड एग्जाम्स हैं जहां पर फैक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट कम। कॉन्सेप्ट में तो ठीक है, आपने एक बार समझ लिया तो वो याद रहेगा, लेकिन फैक्ट के केस में आपको उसको रटना पड़ेगा, और रटने के लिए आपको कंसाइज नोट्स जरूरी हैं। सो कीप योर सोर्सेज लिमिटेड, मेक नोट्स, रिवाइज, एंड दैट इज इट। और दूसरी बात यह है कि क्रिकेट की तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कुछ सिमिलरिटीज हैं। जैसे क्रिकेट में अगर बॉलर अच्छा है और वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो आप उस बॉल को हिट करने की कोशिश नहीं करते, आप उस टाइम पर सिर्फ अपने आप को डिफेंड करते हो, अपना विकेट सेव करते हो, और जैसे ही कमजोर बॉल आती है उसको आप स्कोर करते हो। वैसे ही एग्जाम्स में क्या होता है, यूजुअली 20% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर कोई कर सकता है, मतलब जिसने 10 दिन भी पढ़ाई की है ढंग से वो इसको कर सकता है। सो ये आपका कंसर्न नहीं होगा, क्योंकि ये तो
अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ऐसे ही 20% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हर एग्जाम में। ऑफ कोर्स ये परसेंटेज मोर और लेस चेंज होता रहता है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 20% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो किसी को नहीं आते होंगे, फ्रिंज क्वेश्चंस बोलते हैं जिनको। अब होता क्या है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो इन 20% को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, जबकि जो ये रिमेनिंग गैप है 60% का, ये गैप आपका एक्चुअल कट ऑफ डिसाइड करता है, ये गैप आपकी रैंक डिसाइड करता है। अगर आप इन 20% क्वेश्चंस पर अपना एफर्ट डालोगे, अपना एनर्जी डालोगे, अपना टाइम से इसमें इन्वेस्ट करोगे, तो डेफिनेटली आप इस जोन में मिस्टेक करोगे, और इस जोन में मिस्टेक करोगे तो इतना एश्योरेंस है कि आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाओगे। सो इनफ ऑफ ज्ञान फॉर टुडे, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आर्टिकल है पावर सेक्टर से रिलेटेड। डिस्कॉम क्या होता है? डिस्कॉम का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। सो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके लिए सरकार ने रिफॉर्म स्कीम अनाउंस की है, और ये होगी 3.03 ट्रिलियन की। इस रिफॉर्म स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि पावर सेक्टर है यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनमें रिफॉर्म लाई जाए, और जो रिफॉर्म लेके आएगा उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। तो ये रिफॉर्म रिलेटेड इंसेंटिव्स देने के लिए स्कीम है। और इस मेजर स्कीम के तहत इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये भी इसी के अंडर कवर कर ली है, यानी अब ये इसी का पार्ट हो जाएंगी। इस नई स्कीम को इंप्लीमेंट कौन करेगा? इसको इंप्लीमेंट करेगा पीएफसी। पीएफसी क्या है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और आरईसी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। नाउ पीएफसी की बात करें तो ये है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है। इसके अलावा जो डिस्कॉम्स हैं यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनके लिए एक और स्कीम है जो मल्टीपल टाइम्स न्यूज में रहती है। यह है उदय स्कीम। उदय का फुल फॉर्म क्या है? उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। और ये जो स्कीम थी उदय स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर की है और ये 2015 में लॉन्च की गई थी। इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव था डिस्कॉम्स के लिए रिफॉर्म्स करना। नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस एंड ऑर्डिनेंस। सो इन दोनों के बीच में पहले अंतर समझ लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ये एक टेम्परेरी लॉ है, टेम्परेरी लॉ, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऑर्डिनेंस पावर्स दी गई है प्रेसिडेंट को और गवर्नर। प्रेसिडेंट को ये पावर्स दी गई है आर्टिकल 123 के तहत, और गवर्नर को ये पावर्स दी गई है आर्टिकल 213 के तहत। नाउ कमिंग टू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब है रिलेटेड टू वेपन्स और आर्म्स एम्यूनेशन सप्लाई। नाउ कंटेक्स्ट क्या है? रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है और इस ऑर्डिनेंस के हिसाब से OFB यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जो एम्प्लॉइज हैं वो स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे, यानी स्ट्राइक पर प्रतिबंध है, रोक है, लिमिटेशन है। सो सबसे पहले OFB के जो एम्प्लॉइज हैं वो स्ट्राइक क्यों करेंगे? सो ये इश्यू हमने ऑलरेडी कवर किया है 20-21 जून की वीडियो में कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइजेशन करने का निर्णय लिया जा चुका है, और जो एम्प्लॉइज हैं वो इसी डिसीजन के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए रिसेंटली ये एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस न्यूज में था। ये प्रेसिडेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है। नाउ ऑर्डिनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑर्डिनेंस जब इश्यू किया जाता है जब वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन द सेशन। सी पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। सो जब इनमें से कोई एक हाउस सेशन में ना हो या दोनों ना हो, उस केस में ऑर्डिनेंस इश्यू किया जाता है। और ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी कितनी होती है? सो इसकी ओवरऑल वैलिडिटी होती है 6 months एंड 6 week। ये कैसे? सी ऑर्डिनेंस की जो वैलिडिटी है वो होती है 6 week, यानी कि जब दोनों हाउस वापस से सेशन में होंगे उसके 6 week तक। अब दोनों हाउस की बात करें तो पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप है वो हो सकता है 6 months का। ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है कि पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच मैक्सिमम गैप, यहाँ पर कीवर्ड है मैक्सिमम। सो मैक्सिमम गैप है वो 6 months का हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो ऑर्डिनेंस है उसकी मैक्सिमम वैलिडिटी हो सकती है 6 month 6 week। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हो सकता है ऑर्डिनेंस को दोबारा से रीप्रोमोलगेट किया जा सकता है, यानी कि उसको दोबारा से इश्यू किया जा सकता है, या पार्लियामेंट में उससे रिलेटेड बिल पास किया जा सकता है, या फिर उसको डिस्कार्ड किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है
वो ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं किया जा सकता। अमेंडमेंट से रिलेटेड पावर्स हैं आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है रिलेटेड टू रिपोर्ट रिलेटेड टू आवर एजुकेशन सिस्टम। सो इसका टाइटल है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। सो आपसे ये पूछ सकते हैं कि UDISC प्लस कीवर्ड किस सेक्टर से रिलेटेड है। सो ये एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है और रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से लास्ट ईयर यानी 2019-20 में ओनली 22% स्कूल्स में इंटरनेट फैसिलिटी थी। सो ये शो करता है कि अभी अपने देश में कितना काम बाकी है। सो अपने को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना पड़ेगा। ये एक और चीज शो करता है कि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है और एक मोबाइल फोन है तो आप कितने लकी हो। मींस आप जब चाहो पढ़ सकते हो। ऑफ कोर्स पढ़ना है या नहीं पढ़ना है वो आपके लेजीनेस पे डिपेंड करता है, बट जो बेसिक रिसोर्स है वो आपके पास है। फिर भी अगर आप कंप्लेन करते हो तो वो सिर्फ एक लेजीनेस है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू IDEA। सो एग्जाम में आपसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। IDEA का मतलब क्या है? ये है इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। सो ये एक कंसल्टेशन पेपर है जो कि रिसेंटली रिलीज किया गया है। सो जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर सिस्टम को बेहतर बनाना। ना इसी के कंटेक्स्ट में रिसेंटली एक और टर्म न्यूज में थी UFID। जैसे आधार है, हर एक का एक यूनिक आधार नंबर है, वैसे ही फार्मर्स के लिए एक यूनिक फार्मर ID का प्रपोजल है। ना फार्मर्स से रिलेटेड एक और इश्यू न्यूज में था। रिसेंटली एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एक क्रॉप इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है। सो ये है फसल बीमा कैंपेन, यानी फसल बीमा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। कैंपेन लॉन्च किया है एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, जो कि है मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। और क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड स्कीम की बात करें तो अपने देश में है PM फसल बीमा योजना स्कीम। इस स्कीम के तहत किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस दी जाती है। क्रॉप इंश्योरेंस का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपने फसल उगाई और किसी नेचुरल डिजास्टर से, ज्यादा ठंडी, ओले के कारण आपकी फसल बर्बाद हो गई, तो ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनीज आपको फाइनेंशियल क्लेम देती हैं, यानी कि आपको पैसे मिलते हैं कुछ। जैसे लाइफ इंश्योरेंस के केस में होता है या फिर कोई भी और अलग हेल्थ इंश्योरेंस है जैसे, तो उसमें अगर आप बीमार हो गए तो आप इंश्योरेंस के थ्रू वो पैसे यूज में ले सकते हो। तो ये जो स्कीम है ये 2016 में लॉन्च की गई थी। इसके अलावा रिसेंटली एक और स्कीम न्यूज में थी डिजिटल इंडिया, और ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2015 में। रिसेंटली 1 जुलाई को इस स्कीम ने 6 इयर्स पूरे किए। नेक्स्ट रिलेटेड टू ILO। सो ILO ने माइग्रेंट वर्कर्स से रिलेटेड एक रिपोर्ट रिलीज की है। ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो इस रिपोर्ट के हिसाब से माइग्रेंट वर्कर्स का नंबर इंक्रीज हुआ है। टोटल अभी 169 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स हो गए हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से 2017 में जो नंबर था वो था 164 मिलियन और 2019 में ये हो गया है 169 मिलियन, यानी 5 मिलियन का इंक्रीमेंट हुआ है माइग्रेंट वर्कर्स के केस में। नाउ ILO की बात करें तो ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना अक्टूबर 1919 में हुई थी अंडर द लीग ऑफ नेशंस, और बाद में ये यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी और ये यूनाइटेड नेशंस की पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी थी। कमेंट बॉक्स में बताइए यूनाइटेड नेशंस की स्थापना किस ईयर में हुई थी। ILO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और प्रेजेंट में ILO के DG हैं गाय राइडर। इसके अलावा ILO के रिपोर्ट्स की बात करें तो ये ILO की मेजर रिपोर्ट्स हैं। एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक, एक है ग्लोबल वेज रिपोर्ट एंड एक है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। नेक्स्ट है रिलेटेड टू ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम। सो रिसेंटली आई थिंक 30 जून की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ड्रोन किस तरीके से नया सिक्योरिटी चैलेंज पोज करते हैं। तो ड्रोन अटैक से बचने के लिए रिसेंटली इंडिया की एक एंटिटी ने इंडिजीनियस यानी इंडिया में ही बनाया गया ड्रोन डिफेंस सिस्टम या ड्रोन डिफेंस डोम तैयार किया है, और इसको तैयार किया है ग्रीन रोबोटिक्स ने। और हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो, और इसका नाम है, यानी इस इंडिजीनियस ड्रोन डिफेंस सिस्टम का नाम है इंद्रजाल। ये हैदराबाद बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो ये सिस्टम कुछ इस तरीके से एक नॉन विजिबल प्रोटेक्शन लेयर बना देगा। तो अगर बाहर से कोई ड्रोन आया विदाउट अप्रूवल वाला, तो उसको यहीं पे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ताकि ये नीचे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान ना पहुंचाए। नेक्स्ट रिलेटेड टू बैंक क्रेडिट्स। सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फूड एंड नॉन फूड बैंक क्रेडिट। सो
फूड क्रेडिट कौन सा होता है? यहाँ पर बैंक क्रेडिट की बात कर रहे हैं, यानी बैंक किन लोगों को क्रेडिट देता है, लोन देता है। सो उसमें दो वैरायटी है, एक फूड वैरायटी है, एक है नॉन फूड वैरायटी। फूड वैरायटी में कौन कौन सी चीजें आती हैं? फूड वैरायटी में वो लोन्स आते हैं जो FCI को दिए गए हैं। FCI क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। सो FCI क्या करती है? फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करती है। प्रोक्योर का मतलब है खरीदती है और उनको स्टोर करती है। बाद में यही फूड ग्रेन्स स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट फेयर प्राइस शो FPS के तहत इस राशन को लोगों तक पहुंचाती है PDS सिस्टम से। PDS क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी जो अपनी सोसाइटी का जो वीकेस्ट सेक्शन है उसको फूड ग्रेन्स दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पर। ये फूड ग्रेन्स कहां से आता है? ये फूड ग्रेन्स FCI के थ्रू आता है। FCI इनको किसानों से प्रोक्योर करती है और जब FCI किसानों से प्रोक्योर करती है तो उस टाइम पर MSP देती है किसानों को, MSP प्राइस, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। सो ये दो टाइप का क्रेडिट होता है। फूड क्रेडिट में वो लोन्स है जो FCI को दिए गए हैं और नॉन फूड क्रेडिट में बाकी सब हैं, जैसे पर्सनल लोन हो गया, सर्विसेज लोन हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जो लोन है, एग्रीकल्चर और जितने भी तरीके के लोन है वो सब नॉन फूड की कैटेगरी में ही आएंगे। सो ऑब्वियसली मेजर जो पोर्शन है वो इसी वैरायटी का होना है। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन ये भी दे सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो लोन दिया गया है वो भी फूड कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, तो ये कंफ्यूजन आपको हो सकता है। ये रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि RBI ने इसके कंटेक्स्ट में रिपोर्ट रिलीज की थी। RBI रिसेंटली एक और इवेंट के कारण न्यूज में थी। RBI रिसेंटली एक और इवेंट के कारण न्यूज में था और ये है करंट अकाउंट से रिलेटेड। सो रिसेंटली RBI ने एक डेटा रिलीज किया है। उस डेटा के हिसाब से लास्ट फिस्कल ईयर में इंडिया का जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में था। सरप्लस का मतलब है हमारे पास एक्स्ट्रा था और ये सरप्लस था 0.9% ऑफ GDP और उससे पहले वाले फिस्कल में ये था डेफिसिट में 0.9। यूजुअली जो इंडिया का ट्रेंड है वो ये है कि हमारा जो करंट अकाउंट है वो मोस्टली डेफिसिट में ही रहता है। सो 17 ईयर्स में पहली बार हुआ है कि करंट अकाउंट सरप्लस में था। अब करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो टोटल पैसा आया और इंडिया में जो टोटल पैसा गया उसमें डिफरेंस है। जैसे अगर टोटल इनफ्लो ज्यादा हुआ आउटफ्लो से तो हमारे पास सरप्लस होगा। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास पैसे ज्यादा आए एज कम्पेयर टू हमने जितने खर्च किए तो हमारे पास कुछ सरप्लस बचेगा। उसी तरीके से अगर हमारा आउटफ्लो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इनफ्लो तो होगा करंट अकाउंट डेफिसिट। नाउ आउटफ्लो इनफ्लो का कॉन्सेप्ट क्या है? सी इनफ्लो कब होगा? इनफ्लो होने के कई तरीके हैं। एक, अपने देश में पैसे बाहर से कैसे आएंगे? रेमिटांस से। अगर हम कुछ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें तो बदले में हमें पैसे मिलेंगे, या फिर अपने देश में जैसे FDI आया, जो भी इन्वेस्टमेंट आता है वो भी इनफ्लो का एक पार्ट हुआ। आउटफ्लो कैसे होगा? जो भी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं और इसमें एक मेजर चंक है ऑयल का। नाउ यहाँ पर एक और टर्म यूज में आती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो जो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन है इंडिया की वो इम्प्रूव हुई है। उसके पीछे रीजन ये है कि इस बार FDI में भी इंक्रीमेंट हुआ है और FPI में भी इंक्रीमेंट हुआ है। FDI है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FPI है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो नेट FDI इनफ्लो इंडिया में था $44 बिलियन, उससे पिछले वाले साल में था $43 बिलियन। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स। अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। फर्स्ट है मिस्टर अभिमन्यु मिश्रा। सो रिसेंटली मिश्रा जी न्यूज में थे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वो 12 साल के हैं। सेकेंड थिंग, वो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं। यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं। ग्रैंड मास्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो चेस से रिलेटेड। नेक्स्ट है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। सो ये इंडेक्स रिसेंटली रिलीज की थी स्टार्टअप ब्लिंक ने और इस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की जो पोजीशन है वो है 20th। और इनमें इंडिया की सिटीज की बात करें तो बेंगलुरु इसमें टॉप पोजीशन पर है इंडिया की तरफ से। ओवरऑल US ने इस इंडेक्स को टॉप किया है। नेक्स्ट है नेशनल डॉक्टर्स डे। सो ये मनाया गया 1 जुलाई को। इसके अलावा 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे के तौर पर भी मनाया गया, UFO डे के तौर पर भी मनाया गया। UFO क्या है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे के तौर पर भी मनाया गया। नाउ डॉक्टर्स डे की बात करें तो ये मनाया जाता है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की याद में। वो एक फिजिशियन थे और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। सो एक्चुअली उनकी बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी दोनों ही एक ही डेट को है, ये है 1 जुलाई। तो इसीलिए 1 जुलाई को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है सरल संचार पोर्टल। संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन। सो सिंपली है ये
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है और ये पोर्टल है, इसके थ्रू लाइसेंस और अप्रूवल्स दिए जाते हैं। रिसेंटली ये न्यूज में था क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने इसमें कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। नेक्स्ट है कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार। ये दिया गया है राजेंद्र किशोर पांडा को और वो ओडिया पोइट है। कमेंट बॉक्स में बताइए ओडिया को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया हुआ है या नहीं। नेक्स्ट टोरंटो इंटरनेशनल वुमेन्स फिल्म फेस्टिवल। रिसेंटली ये फिल्म फेस्टिवल न्यूज में था क्योंकि इंडिया की एक फिल्म को यहाँ पर अवार्ड मिला है बेस्ट बायोग्राफी सेक्शन में और इस फिल्म का नाम है डिकोडिंग शंकर और ये फिल्म है वो म्यूजिशियन शंकर माधवन की लाइफ से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट है सुकून। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, एक है सुकून और दूसरा है हौसला। ये जो हौसला इनिशिएटिव है ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए शुरू किया गया है। जो सुकून इनिशिएटिव है वो एक मेंटल हेल्थ रिलेटेड हेल्पलाइन है। ये दोनों ही जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट है मुंबई समाचार। रिसेंटली ये न्यूज में था क्योंकि 1 जुलाई को इस न्यूज़पेपर ने 200 साल पूरे कर लिए और ये इंडिया का ओल्डेस्ट रनिंग न्यूज़पेपर है और इसकी स्थापना की थी फारदूनजी मुराजबन ने, वो एक पारसी स्कॉलर थे। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपोर्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। ये रिसेंटली रिलीज की थी WHO ने, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है AP इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी। जैसा कि नाम से पता चलता है ये आंध्र प्रदेश की एक पॉलिसी है और ये लॉन्च की गई है 2021 से 2024 तक के लिए। नेक्स्ट है न्यू डेप्यूटी चीफ फॉर आर्मी एंड एयर फोर्स। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी इज द न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ और एक्चुअली ये एयरफोर्स से रिलेटेड है और आर्मी से रिलेटेड नए डेप्यूटी चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा। नेक्स्ट है सोप्सी। ये फ्लिपकार्ट की नई शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज इवेंट्स। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।